क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो। इससे पहले आई थिंक सारे हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक एग्जाम्पलर पूरा कर लिया था। तो आज से आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका लाइंस एंड एंगल्स। कल रिवीजन पॉलिनोमियल्स जो भी पिछला आपका रहता है वो, प्लस और कौन सा चैप्टर करवाऊँ अब, क्योंकि मंडे को आई स्टार्ट विद लाइन ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 मंडे को स्टार्ट करूंगी मैं। और ट्यूसडे ले लो आप, टेस्ट है आपका चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का। लिख लो ये फुल। बहुत इजी है, इसमें बुक के क्वेश्चंस जो भी एक्स्ट्रा मैं करवा रही हूँ वही सब होंगे। सो अब से ना एक चीज और लिख लो, आपको ना पिछले वाले टॉपिक्स की मैंने काफी वर्कशीट्स दी है, वो कंप्लीट कर लो। प्लस मैं नई वर्कशीट सब जैसे इसका लाइंस एंड एंगल्स की रहती है वो मैं वर्कशीट बना कर दूंगी। पॉलिनोमियल्स की आई फील एक दो क्वेश्चंस और मुझे जो प्रैक्टिस करवाने थे आपको, उनकी वर्कशीट्स। या फिर हो सकता है मैं आपको लीनियर इक्वेशंस की पिछले वाले जो भी टॉपिक्स है उसमें से असर्शन रीजनिंग प्लस केस स्टडीज, वो सब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ये तो हो जाएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180। सो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो हमारे पास एंगल्स क्या हो जाएंगे? 40, 60, 80। ठीक है। अगर कहा जाए एंगल्स की रेशियो 1:1:2 है, व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल इज इट? और अभी कह रही हूँ आइसोसेलेस तो आप बोल दोगे, इसके अलावा राइट एंगल होगा तो उसे क्या बोलोगे आप? आइसोसेलेस भी है राइट एंगल भी है तो पहले तो x प्लस किसके इक्वल है? 180 डिग्री। 4x किसके इक्वल है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। सो एंगल्स आर 45, 45 एंड 90। समझ में आ गया? तो एक तो आइसोसलेस ट्रायंगल है, उसके बाद क्या हुआ? राइट ट्रायंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है। सच अ ट्रायंगल इज एन आइसोसलेस राइट ट्रायंगल अगर 1:2:3 की रेशो है। The angles of a triangle are in the ratio 1:2:3. What type of a triangle is it? हम्म पता क्या है, इसको सॉल्व किया करो, तुम्हें पता है सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हो, है ना। प्लीज सॉल्व करो। स्केलिंग तो मुझे भी पता है, 2:3:4 भी करोगे तो स्केलिंग तो सारे ही भूलेंगे, पर फिर भी इसको सॉल्व करो, जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल्स क्या होंगे उसके? 30, 60, 90। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो टाइप ऑफ ट्राइंगल में क्या आ जाएगा? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9 ना, ये क्वेश्चन वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि ट्राइंगल्स का आपका एक्सरसाइज ही कंप्लीटली निकल चुकी है। ये 10th में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करो, 9th को अभी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया हुआ है ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। एल इज अ पॉइंट, हमने ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया है। तो आपको प्रूव करना है एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये पहले इस चैप्टर का क्वेश्चन था जब हमें एक्सरसाइज 6.3 थी इस चैप्टर में, पर अभी नहीं है तो ये नहीं आएगा। हाँ ये चीज 10th में जरूर आ सकती है। ये एंगल 1 लिया, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल बी
90 डिग्री सम होगा क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी 90 डिग्री सम होगा। बड़े ट्राइंगल में ले लो, ये वाला एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री सम है। छोटे ट्राइंगल में एंगल वन और एंगल बी का 90 डिग्री सम है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल वन प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कैंसिल हो गया, एंगल वन इक्वल टू एंगल सी। 10th में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैम एक बार वेबसाइट को भी चेक करो और डिटेल्स है क्या पता आगे तक हो गया। वो भी जाएगा, तो पहले मुझे ट्राइंगल्स करवाने हैं। ठीक है, अगर होगा तो ट्राइंगल्स करवाना ही है। और इन एनी केस अगर ट्राइंगल्स भी करवाऊंगी तो पहले थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगी। 15th तक तो कम से कम आपकी पिछले चैप्टर्स रिवाइज करवा के उसके बाद देखेंगे अगस्त बिगनिंग में कि कोऑर्डिनेटर्स करना है कि नहीं। ठीक है, सिलेबस की पेस ठीक चल रही है। अगर मुझे खत्म करना है चैप्टर तो मैं एक तो ट्राइंगल्स खत्म करूंगी, एक आपके साथ स्टैट्स का चैप्टर करवाऊंगी आपको, ट्राइंगल स्टैट्स, और उसके बाद कौन सा, यूक्लिड। हाँ, क्या नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत है। ट्राइंगल्स में खींच भी लूं तब भी मैं 10 दिन में करवा दूंगी, खींच कर भी। इसलिए नहीं होगा। अभी बिगनिंग ऑफ अगस्त है, 5 जुलाई है, तुम पूरा महीना एक चैप्टर थोड़ी लगाओगे। जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, पूरा महीना नहीं हो सकता है, कंसिडरिंग अब कोई छुट्टी नहीं है। जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है ना, कोई फेस्टिवल कुछ नहीं आता है जुलाई में। एंड अगर बारिश भी होती है तब भी क्लास तो होगी ही, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर क्वेश्चन नंबर 10 करो, ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पेपर में। स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स करो, ये 2 लाइंस, और इसमें से एक तरह के क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ तो। इसमें ना एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं। अब वो इस चैप्टर के मान लो या आप ट्राइंगल चैप्टर के मान लो, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ये तो बहुत इजी है। टू लाइंस आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस, शो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हमने, यहाँ इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इफ आई से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी,
लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। एल परपेंडिकुलर ए बी कर दिया, एल परपेंडिकुलर सी डी कर दिया। तो आपका ये वाला एंगल, इफ ऐसे एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर द टू लाइंस एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक हो गया। ऐसा ही अगर सिंपल सा प्रूफ आपको पेपर में आ जाए, इसको दो नंबर के लिए लिखना है आपने। तो आपने दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की है, एक पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दूसरे पर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब किसी तरह से इन दोनों को पैरेलल करना है। ठीक है, या तो इसके साथ ये वाला एंगल लेकर आ जाओ कि बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। आपकी लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड लाइन इफ आई से एल इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयरफॉर एंगल टू इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब एंगल टू भी 90 डिग्री है, एंगल थ्री भी 90 डिग्री है। एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए इक्वल है बिकॉज दोनों का मेजरमेंट हमारे पास है। बट एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखो इसको, वहां पेपर में बैठकर सोचोगे क्या लिखना है। पहले आपने लिखना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन लिखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी is parallel to CD, L is perpendicular to AB and M is perpendicular to CD. To prove हमारे लिए है L is parallel to M. L जो है परपेंडिकुलर है लाइन AB को, और दूसरी आपने लाइन ड्रॉ की है M जो परपेंडिकुलर है CD को। ये मैंने एंगल वन एंगल टू और इसको थ्री नेम दे दिया। ठीक है, नाउ आई से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एल इज ट्रांसवर्सल, therefore एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब एंगल वन अगर 90 डिग्री है तो एंगल टू भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, M is perpendicular to CD, therefore angle 3 is also 90। ठीक है, और यहां से लिखोगे एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर हम लिखते हैं एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ corresponding angles, therefore L is parallel to M। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये मिरर वाला क्वेश्चन है। टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपकी एनसीईआरटी में मिरर्स जो थे वो पैरेलल दिए हुए थे, यहाँ पर मिरर्स को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो दैट इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे BD। इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे BD। तो आप नॉर्मल्स ड्रॉ करते हो हमेशा। ठीक है, ड्रॉ BP टू नॉर्मल्स एट A and B
विच इंटरसेक्ट एट पी। सो हम लिखते हैं ड्रॉ बीपी परपेंडिकुलर टू एम एंड एपी परपेंडिकुलर टू एम। तो जो नॉर्मल्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है मिरर को, तो हमने वो ड्रॉ कर दिया, एंड दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ठीक है ना, समझ में आ गया आपने लिया क्या है इसमें। पहले तो जो फिगर ड्रॉ की है, पहले फिगर को ड्रॉ करो। आपने कुछ नहीं किया है इसमें, आपको मिरर्स ड्रॉ करके दिए हुए थे कुछ इस तरह से, जिनको परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपकी एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ये, और ये रिफ्लेक्ट हुई दूसरे मिरर से इस तरह से। ये जैसे मर्जी कर लो, दिस इज एसी एंड दिस इज बीडी, राइट। तो हमने क्या किया है, जो हमारे पास रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट थी विद द मिरर, वहां पे हमने नॉर्मल्स ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हो गया बी ए पी, दिस इज ओ, मिरर एन मिरर एम, ये बी डी है और ये ए सी। क्लियर हो गया सबको। अच्छा, जो नॉर्मल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, दे बाइसेक्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल। ठीक है, तो मुझे पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये तो क्लियर है ना, ये तो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है बीपी इज परपेंडिकुलर टू एम एंड एपी इज परपेंडिकुलर टू एम। ठीक है, अगर बीपी परपेंडिकुलर है एम को, ये भी 90 डिग्री एंगल है, therefore can I say BP is parallel to N। बीपी और एन पैरेलल है आपस में, बीपी लाइन और एन, दिस मिरर, they are parallel to each other। lines which are perpendicular to same line are parallel to each other। lines perpendicular to same line। इसको ना थोड़ा सा और लिख लो, एपी की जगह ना हम क्या कर लेते हैं, बीपी परपेंडिकुलर टू एम एंड देन वी हैव एन इज परपेंडिकुलर टू एम। सो बीपी इज पैरेलल टू एम। lines which are perpendicular to same line are parallel to each other। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, दिस इज द ट्रांसवर्सल। ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो बेसिकली आप कह रहे हो एंगल बीपीए इज 90 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स ले लो जैसे मर्जी, तो आपके ये एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, लिखो इतना, एंगल बीपीए 90 तक पहुंच जाओ, उसके बाद राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हो गया, अब ले लेंगे इन ट्रायंगल बीपीए एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री वाला एंगल 180 के इक्वल हुआ, ये एंगल और ये एंगल और ये 90 डिग्री एंगल बीपीए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 90। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 180। और 2 टाइम्स एंगल 2 क्या है, कंप्लीट एंगल सी ए बी, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल थे। तो 2 टाइम्स एंगल 2 का मतलब है एंगल सी ए बी, 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब है एंगल डी बी ए। और ये कौन से एंगल्स बनते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। एज द को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, hence the two lines are parallel।
since the co-interior angles are supplementary, hence the two lines are parallel to each other. समझ में आया? दोबारा से लिख लो, चांस है शायद आ जाए, पक्का नहीं कह सकते, पर कहीं ना कहीं आपके असाइनमेंट्स में आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो एटलीस्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं करना, ये वाला भी नहीं करना। 4 and 5, 4 and 5 अभी छोड़ सकते हैं। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आ गया ये? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखो। अब आपके हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, या एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम होता है 180। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम होता है 90। अब जब भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कहा जाएगा, कुछ भी कहा जाएगा ना, दिस मेथड जो मैं आपको बताती हूँ ये थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चंस के साथ इक्वेशन फॉर्म करने में, राइट? क्योंकि हमने 2 वेरिएबल्स वाली चीजें नहीं की हुई अभी। तो आपने क्या करना है, एक एंगल एक्स है और उसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हो तो एक एंगल एक्स है, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। क्लियर होगी बात? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे गए हैं, तो अगर एक एंगल एक्स है दूसरा एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और अगर एक एंगल एक्स है कॉम्प्लीमेंट्री में तो दूसरा होगा 90 माइनस एक्स। काफी क्वेश्चंस इन सब के साथ सॉल्व करने हमें आसान हो जाते हैं, आपकी इक्वेशन सॉल्व इजी हो जाएगी। टेक 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एज एक्स एंड 180 माइनस एक्स। तो पहला क्वेश्चन लिखो। कुछ क्वेश्चन जिसके बिना भी सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस में यूल सी कि ये वाला 1-2 इक्वेशंस है जहां पर ये इक्वेशन 180 और एक्स और 180 माइनस एक्स के साथ सॉल्व हो जाती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:7। लिखो पहला क्वेश्चन, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7, find the angles. 2 supplementary angles are in the ratio 2:7, find the angles 40 and 140. 40 and 140, क्योंकि एक एंगल आपने लिया 2x, दूसरा लिया 7x। ठीक है, सम कितना हो जाएगा? 2x प्लस 7x एज 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। एंगल्स आर 40 एंड 140। लिखा करो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट लिखो 40 and 140। नेक्स्ट लिखो, इफ एन एंगल इज 14 degrees more than its complement, angle is 14 degrees more than its complement. If an angle is 14 degree more than its complement, find its measure. अब पहली बात तो आपको एंगल निकालना है कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फाइंड इट्स मेजर का है तो किस क्या निकालना होगा? एंगल। ठीक है, तो इसमें ना अब यहां पर आई पर्सनली फील की इक्वेशन फॉर्म करनी आसान होती है अगर हम लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा उसका? अगर एंगल एक्स है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। अब उसने क्या कहा है? एंगल मतलब एक्स इज 14 मोर देन कॉम्प्लीमेंट। हमको लगा आप मोर देन कॉम्प्लीमेंट लिखे तो 90 प्लस एक्स। 14 मोर कहाँ है? कॉम्प्लीमेंट तो सम 90 चाहिए ना दोनों एंगल्स का। तो अगर एक एंगल एक्स है, दूसरा तो 90 माइनस एक्स का, कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस एक्स होगा। अब इन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रिलेशनशिप क्या है कि अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरे वाला उससे 14 डिग्रीज बड़ा है। अब या तो आप इसको ऐसे देखो कि अगर आपने लिया एक्स और कॉम्प्लीमेंट कहा एक्स प्लस 14, दोनों को ऐड करके या तो बनाओ 90 डिग्री। अगर ये समझ में आता है वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आता, हमेशा आई आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा आपको यही कहूंगी कि इसके बाद आप क्या करो, एक्स ले लो 90 माइनस एक्स। अब देखो एन एंगल मतलब एक्स इज इक्वल टू 14 मोर देन द कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? तो यहां से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 84। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 42। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? सॉरी, 104 होगा। 104। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 52 डिग्री। तो अगर एंगल है 52, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 38। So this angle is 14 more than the complement. क्लियर हो गया ना इतना? अब 14 मोर देन कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तुम अगर x प्लस 14 ले रही हो तो तुम्हारा एंगल निकलेगा x प्लस 14। उससे तुम्हारा पहले कॉम्प्लीमेंट आएगा। जो एंगल ले रही हो x, वो कॉम्प्लीमेंट से बड़ा है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए x माइनस 14। समझ में आ गया ना? इन दोनों को ऐड करोगी तब जाकर 90। एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है, तो अगर आपने एंगल को x लिया है तो कॉम्प्लीमेंट x माइनस 14 डिग्री। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से ज्यादा हम लोग नहीं जाते एक नंबर में, x और 90 माइनस एक्स लेकर दोनों का सम जो हमें रिलेशनशिप दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन फॉर्म कर ले। ठीक हो गया? नेक्स्ट लिखो, इफ एन एंगल इज हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ एन एंगल इज हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब अगर ये एमसीक्यू में होता है ना, आपको 52 भी दिया जाएगा, 38 भी दिया जाएगा, कौन सा मार्क करोगे? पिछले वाले क्वेश्चन में 52 डिग्रीज भी दिया जाएगा और 38 डिग्रीज भी दिया जाएगा, तभी ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्या मार्क करोगे? कुछ 38 मार्क करके आते हैं, कुछ 52 मार्क करके आते हैं। 38 मार्क करोगे या 52? फाइंड द एंगल का है, द एंगल इज 14 मोर देन कॉम्प्लीमेंट, तो 52 मार्क करोगे, क्योंकि एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना। वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है। आपके दो एंगल्स निकले 52 38, तो एंगल कौन सा हुआ? 52, जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 14 ज्यादा है। समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट छोटा है, एंगल बड़ा है। समझ में आई बात? इक्वेशंस को दोबारा से देखना। इफ एन एंगल इज हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड इट्स डिग्री मेजर। और तभी ऐसे मैं करती हूँ, लेट द एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का हाफ है, तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 90 माइनस एक्स ले लिया। अब इफ एन एंगल का मतलब मैंने लिया हुआ है एक्स, इसमें मैं क्या लगाऊंगी? इक्वल टू। हाफ का मतलब आई राइट द फ्रैक्शन 1/2। हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री। दैट इज व्हाई आई प्रेफर, क्योंकि स्ट्रेट वाइज इक्वेशन बन जाती है। आपको ये नहीं देखना होगा कि आपने कॉम्प्लीमेंट को एक्स लिया और आपने मेन एंगल को 2x लिया। नहीं, आपने कॉम्प्लीमेंट को अगर एक्स लिया है तो आपका एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा, हाफ एक्स हो जाएगा। अगर आप एंगल को एक्स ले रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट होगा 2x। ठीक है? वो दिमाग नहीं चलाते हम, डायरेक्टली एक्स और
90 माइनस एक्स में इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। क्लियर होगी बात है? दोनों एंगल्स को नेम दे दो, एक्स एंड 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री का है तो एक्स एंड 180 माइनस एक्स, एंड देन फॉर्म द रिलेशनशिप जो आपको गिवन है। ठीक है ना? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कह रही हूं, मुझे ये प्रेफरेबल लगा। वहां पर कंफ्यूज होते हो कि ये एंगल लिखे या वो एंगल लिखे। एंगल्स आप निकाल लोगे दोनों, लेकिन एंगल क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, या एंगल क्या है या सप्लीमेंट क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल्स आपके पास आ जाएंगे 30 एंड 60। किसको लिखोगे? आंसर आपका दोनों दिया होगा, 30 60 दोनों दिए होंगे, सो विल मार्क 30 डिग्रीज, है ना? क्योंकि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का आधा है। तो अगर हमने एंगल लिया है x, कॉम्प्लीमेंट डबल होगा उसका 2x। सो 60 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट 30 है, तो माय मेन एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है ना? अगर आपको कहा जाए ड्रॉ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो आप 60 डिग्री ड्रॉ करोगे। ठीक है ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री का है तो कॉम्प्लीमेंट अपने मेन एंगल से डबल है। हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें x प्लस 14 जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। नहीं, वो मेन एंगल था। ठीक है ना? एन एंगल इज 14 डिग्रीज मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट या मोर देन इट्स सप्लीमेंट, जो भी हाँ कॉम्प्लीमेंट कहा हुआ था, तो x प्लस 14 वॉज द मेन एंगल। नेक्स्ट लिखो। If measure of an angle, if the measure of an angle is twice the measure of its supplementary angle, find its measure. हम्म हम्म अब सप्लीमेंट्री हमें दिए हुए हैं। 80 माइनस एक्स था। हम्म तो अगर एक एंगल को हमने x लिया, सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज x इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? तो ये आ जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। तो अगर आपके एंगल्स है 120 डिग्री, उसका सप्लीमेंट हुआ 60 डिग्री। ठीक है? तो 120 इज डबल ऑफ द सप्लीमेंट 60 डिग्री। क्लियर हो गया? वो ट्वाइस ही है। समझ में आ गई बात? ये अब ऐसे अगर आपको दिया हो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, two supplementary angles are in the ratio 3:7, find the angles. Two supplementary angles are in the ratio 3:7, find the angles. ठीक। So sometimes they ask you find the smaller of the two angles, find the larger of the two angles. ठीक है? तो आपने अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज होंगे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मार्क करना है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, ये एंगल x है और ये y है, और ये 43, द लाइंस आर पैरेलल
M and N are parallel. P is the transversal. Find the value of Y. मैम वो 43 है। 43 है ये वाला। ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और फिर आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स कर दिए। ठीक हो की बात ये, या फिर इसको यहां पर ले जाओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड देन को इंटीरियर, जैसे मर्जी ले लो, जो इजी लगता है। नेक्स्ट है AB is parallel to CD and line L is the transversal, और ये पॉइंट दिए हुए हैं P and Q। ठीक है, this angle is given as 2x plus 40 degrees, और ये आपको दिया हुआ है x plus 90 degrees। फाइंड एंगल PQC। फिर से चेक करो। 150 PQC निकालने को कहा है, 130 आना चाहिए। वन थर्टी लीनियर पर एक्स की वैल्यू क्या है? तो फिर 130 कैसे आएगा PQC? ये एंगल तुम्हारा x प्लस 90 है, x नहीं है, ये निकालना है, तभी ये क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाओ। तुमने x की वैल्यू निकाल ली, यस। यही गलती होती है, बस यही ध्यान देना है और कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड आए, ध्यान दो, तुमने बिल्कुल ठीक किया, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा समझ में आ गया? हसरत तुम्हें क्लियर हो गया? ये एंगल 2x प्लस 40 इज इक्वल टू x प्लस 90, है ना? क्या है इनमें रिलेशन? दे Yes, आर ma'am. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50। बट नाउ दे नॉट आस्किंग यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, दे सिंपली आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQC। ये वाला एंगल क्या है? तो इसका जो साथ वाला एंगल वो कितना है? 140 डिग्रीज। सो व्हाट अबाउट दिस एंगल? एंगल PQC का आंसर आपके पास क्या आएगा? 40 डिग्री। ये 50 के साथ कहीं भी लिंक में नहीं है, 130 तो है ही नहीं। क्लियर होगी बात? ये समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन ट्विस्टेड अगर आता है या कुछ ऐसा MCQ आता है तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, if the complement of an angle is 1/3 of its supplement, if the complement of an angle is 1/3 of its supplement, find the angle।
एंगल को क्या लोगे आप? एक्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसका? मैम 45 डिग्री। और सप्लीमेंट क्या होगा? 15। ठीक है। और क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लीमेंट इज, सॉल्व भी सही करना बेटा। 270 माइनस, 90 लिखते वक्त ना थोड़ी सी इंक उड़ गई तो 40 लिख दिया। बेटा वो इंक उड़ गया ना, तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे ही उड़ जाएंगे, क्या करेंगे, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में ना, आई ऑलवेज फाइंड राइटिंग एक्स 90 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स इजियर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, तो यहाँ पे 90 माइनस एक्स ये लिखना आसान रहेगा। मल्टीप्लाई किया 3 से बेटा, अभी 1/3 है ना आपकी इक्वेशन में। जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लो, 1/3 से ओपन कर लो, 1/3 एक्स लिख लो, जैसे मर्जी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन को ओपन किया है, ये मल्टीप्लाई किया है 3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया यहाँ से। एक्स की वैल्यू आ गई 45। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका 45, सप्लीमेंट हो गया 135। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। हम्म, कौन से वाले? पेपर के वो मैं करवाती हूँ। नेक्स्ट लिखो। फैन बंद हो गया, फैन बंद हो गया। मुझे ही ठंड लग रही है कि वैसे भी है, एसी सीधा मेरे ऊपर आ रहा है। तो दिस इज जी, डी एंड सी। यहाँ दिया हुआ है एच। So AB is parallel to CD, which is given to you. EF is parallel to DG. ये लाइन इधर तक खत्म होगी, पर इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो ये पैरेलल ही जाएगी। ठीक है। सो AB इज पैरेलल टू CD, EF इज पैरेलल टू DH। ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्रीज and this angle is given as 45 degree. Find the measure of angle GDH, angle AED और एक होगा एंगल DEF। ये सिहोदियाज में आया होगा क्वेश्चन इन सम प्रीवियस ईयर। सिहोदिया पेपर होता है ना जब सीबीएसई बोर्ड पेपर सेट करके देती है 9th का, सीबीएसई की तरफ से ही पेपर आता है, दैट इज सिहोदिया बोर्ड। और वो अच्छा होता है क्योंकि टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक बेस्ड ही है। स्कूल वाले तो फिर भी इधर उधर से डाल देंगे, पर सिहोदिया वो बैलेंस पेपर होगा बहुत। ये ये आगे से पानी। वो भी निकालो। तुम्हारी मम्मा ने पेपर शेयर किया, मुझे निकालो। मैम सीडी को एक्सटेंड करेंगे। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैम एंगल एईडी की वैल्यू है 85। मुझे पेपर ही सही पता है। कौन सा वाला क्वेश्चन है? 16 का वीक पार्ट। एंगल एईडी इक्वल्स टू 85 ये डिग्री। तो क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन। मैं आता डी इक्वल्स टू 40 डिग्री और मैम वो था सीडी का एक्सटेंड करके फिर साइड में 40 से सेक्शन सीडी में नहीं किया। हाँ वो 40 वाला अल्टरनेट हो गया। डीईएफ की वैल्यू हमारा एंगल GDH की 95। क्वेश्चन नंबर 19 तो सारा जैसे मतलब एक्स्ट्रा करवाया हुआ था पॉलिनोमियल्स का, वही था। तुम ना पहले सॉल्व करो सारा, उसके बाद मुझे सारे बताओ, तुक्के मत मारो, एंड आई वांट रिटन आंसर। हाँ दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, सॉल्व कर। हाँ रीजन प्रॉपरली लिखो इसको, अगर ये आया हो 2 मार्क्स में, ऐसे लिख कर आओगी मार्क्स नहीं मिलने वाले वहां पर। मैं बता, मुझे पेपर सेंड कर दे पूरा। GDH कितना आया था?
AED अभी 80 हम्म 85 नहीं, तभी कह रही हूँ लिखकर प्रॉपर कर। हाँ, उसके बाद DEF 95 लिखा है प्रॉपर, लिखो कैसे एंगल्स लिखे हैं, कौन सी लाइन पैरेलल है, लिख लो। 2 नंबर में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपके सिर्फ तुक्के ना, या मतलब ओरली आंसर्स जो शूट करते हो वो नहीं काम आने वाले, सच में तुम करो। जब भी आपको लाइंस पैरेलल दिखानी है ना, देखो इसको सारा थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसको हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखा दिया। देन देखो ये 40 डिग्री एंगल है, ये कहां पे जाएगा, इल गो हियर, एंगल CDH इज इक्वल टू एंगल AED। क्यों होगा ये, क्यों होंगे एंगल्स इक्वल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, मत समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो यहां पर दिस विल कम एज 40 डिग्रीज। अब ये तीनों एंगल्स देख लो, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये तीनों एंगल्स मिलकर क्या बनाते हैं, 180 स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो 40 प्लस मैंने इसको x लिख लिया, प्लस x प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 95 डिग्री। नाइन्थ में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ना, उसके ब्रैकेट्स में लिखा हो CBSE, इसका मतलब वो सयोध्या पेपर क्वेश्चन है। और कोई CBSE नाइन्थ का सिलेबस कोई आता नहीं है, सयोध्या बोर्ड है जो CBSE का ही पार्ट है, ठीक है। और वहां से अगर एग्जाम आता है दैट मीन्स आपने CBSE से पीछे आया हुआ है। तो अगर CBSE नाइन्थ का कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है हमें, तो वो सयोध्या बोर्ड होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं दिखते हैं तो इसका मतलब CBSE ने डाले हुए हैं, आपके पेपर में वो आ सकते हैं। 95 आ गया, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली, दिस इज 95 डिग्री। अब एंगल निकालने को कहा है AED, AED वो तो निकाल लिया पहले हमने 40 डिग्री। तो DEF अब कहा है, तो ये देखो अब हमारी EF और DG पैरेलल है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 95 है तो ये भी कितना हो गया, 95 डिग्री। DEF तो हम निकाल ही चुके हैं वैसे भी, है ना। पहले DEF निकाला, फिर आ गया GDH 95, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है इतना। नेक्स्ट लिखो ये वाला क्वेश्चन, हो गया सबका ये, आयशा समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो। अच्छा 5-10 हो गए, पता नहीं ये क्वेश्चन क्लास में करवाया था कि नहीं, पर देख लो। AB is parallel to EF is parallel to CD 65 डिग्रीज, ये है 145 डिग्रीज। बताती हूँ, इसमें दिया ही नहीं हुआ, इसमें अदर वे राउंड लिखा हुआ है। चलो, ये आपको एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये दिया हुआ है 35 डिग्रीज। ये 4 एंगल्स गिवन है। शो दैट AB इज पैरेलल टू EF, show that AB is parallel to EF। मैम ABCD के बारे में कैसे, कुछ नहीं। नहीं दिया हुआ ना कुछ भी, सिर्फ आपको एंगल्स गिवन है। यू हैव टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD EF। मैंने उसमें कंस्ट्रक्ट करना है। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी।
सबसे पहले तो एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी में क्या रिलेशन है? हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स का सम, इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखते नहीं हो। जब आपको प्रूव करनी होती है लाइंस, तो आप एंगल एबीसी लिखोगे इज इक्वल टू 65 डिग्रीज, और फिर लिखोगे एंगल बीसीडी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 65 डिग्रीज। ठीक है, और फिर लिखोगे एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। नाउ दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, कौन से एंगल्स बनते हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एज दे फॉर्म अ पेयर लिखना होता है, यहाँ पे ब्रैकेट्स में ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं लिखोगे, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate interior angles, therefore AB is parallel to CD। अब इस CD को पैरेलल करना है EF के साथ, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल CEF प्लस एंगल ECD इसके इक्वल है 145 प्लस 35 इज इट इक्वल टू 180। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 130 बना रहे हैं ना 180, तो इसका मतलब देख कि कौन से एंगल्स बने? एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल्स मैम एंगल बीसीडी में तो वो 30 डिग्री बाहर नहीं है। बेटा ये बाहर है ना, हाँ, तो बीसीडी पूरा ये वाला एंगल 30 प्लस 35 करके ही आया। ठीक है नहीं मैम, पहले वाला स्टेप मैम, जैसे आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर करा। बेटा, ये देखना, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, और अगर ये ट्रांसवर्सल चल रही है तो इस कंप्लीट एंगल को लोगे। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया? चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ही। मैम वो अगर EFCD के पैरेलल हो तो वो AB के पैरेलल। हाँ, दोनों हमने पैरेलल कर लिया एज दे फॉर्म, देयरफॉर CD इज पैरेलल टू EF। अब AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू EF। लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हमारे डाउट्स जो है वो मैं कल पहले क्लास में करवाऊंगी। फिर इसके थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं करवाने वाले एक्स्ट्रा।